प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, मानेसर भूमि घोटाले की जांच अब सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ही करेगी। आज 7 नवंबर को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में अपनी व्यवस्था दे दी है, अपना निर्णय दे दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उच्च न्यायालय गए थे लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। जाहिर है अब सीबीआई की विशेष अदालत भूपेंद्र सिंह हुड्डा व अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर सकेगी, आरोप तय कर सकेगी। एक बार हम आपको पूरा मामला बता देते हैं। सीबीआई की विशेष कोर्ट में अब किस तरह मामले की सुनवाई होगी और पूरा मामला है क्या, हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि जांच की सुई जो सिर्फ मानेसर भूमि घोटाला पर केंद्रित है, ये वहीं तक सीमित है या पूरे हरियाणा में इस तरह का खेल हुआ था, इस बारे में भी बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि दाल में काला है या पूरी दाल ही काली थी। ये उस समय की बात है जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता में थे। इसके बाद की हम आपको एक और बात बता दें। हम आज आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज के अरबपति पटवारियों की कहानी भी बताएंगे। किस तरह पटवारी अरबपति बने और किस तरह करोड़पति कहकर उनका अपमान करने की जरूरत नहीं है। किस तरह अरबपति बने, कैसे उन्होंने खेल खेला, कैसे भूमि घोटाले में हाथ काले करके काले धन के भंडार भरे, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। किस तरह कौड़ियों की जमीन करोड़ों की बनाने का खेल खेला गया और तब यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में और अब क्या बदलाव आया है। पहले पूरा मामला एक बार समझा देते हैं। 27 अगस्त 2004 को मानेसर में 912 एकड़ जमीन का नोटिस जारी हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हम आपको ये बता रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 25 अगस्त 2005 को सेक्शन 6 का नोटिस जारी कराया था। उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे। तब मुआवजा 25 लाख रुपए प्रति एकड़ तय हुआ था। अवार्ड के लिए सेक्शन 9 का नोटिस भी जारी हुआ। बिल्डर्स ने किसानों से 400 एकड़ जमीन उसी दौरान औने पौने दाम पर खरीद ली। 2007 में बिल्डर्स की 400 एकड़ जमीन अधिग्रहण से मुक्त कर दी गई। इससे किसानों को करीब 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, ऐसे आरोप थे। सीबीआई ने इस मामले की जांच सितंबर 2015 में शुरू की थी। 2018 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कुल 34 लोगों के खिलाफ 80,000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सीबीआई का आरोप था कि सरकारी उद्देश्यों के नाम पर गुरुग्राम जिले के मानेसर आसपास के गांवों से किसानों की जमीन सस्ती दर पर अधिग्रहित की गई। बाद में रियल एस्टेट कंपनियों यानी बिल्डरों और कॉलोनाइजरों को रियायती दर पर इस जमीन के लाइसेंस जारी कर दिए गए। 27 अगस्त 2004 को सरकार ने मानेसर और आसपास के 3 गांवों की 1315 एकड़ भूमि पर अधिग्रहण से संबंधित जब सेक्शन 4 लागू किया तो भूमि मालिक डर गए। किसान और भूस्वामियों को डर सता रहा था कि अब उनकी जमीन सस्ते में चली जाएगी, क्योंकि सरकार ने 12.5 लाख रुपए की दर से मुआवजा निर्धारित किया था। जिस जमीन की कीमत 25 लाख रुपए एकड़ थी, लेकिन 25 अगस्त 2005 को 688 एकड़ जमीन पर सेक्शन 6 लागू होते ही यही जमीन बिल्डरों ने 40 लाख रुपए की दर से खरीदनी शुरू कर दी। बिल्डरों को पता था कि सरकार अधिसूचना वापस लेगी। इसका फायदा उठाते हुए बिल्डरों ने धड़ाधड़ औने पौने दामों में जमीन खरीद डाली। सरकार ने 24 अगस्त 2007 को जब भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना रद्द की, उससे कुछ दिन पहले ही प्रॉपर्टी की कीमत 80 लाख रुपए एकड़ से भी अधिक हो गई थी। अधिसूचना रद्द होते ही जमीन की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए प्रति एकड़ को भी पार कर गई और इसके बाद जमीन की कीमत तेजी से बढ़ती चली गई। इसी दौरान 22 कंपनियों ने 444 एकड़ जमीन की खरीद कर ली। आदित्य बिल्डवेल ने सबसे ज्यादा यानी ABW इंफ्रास्ट्रक्चर ने 248 एकड़ जमीन खरीद की। सेक्शन 4 से 6 के दौरान 60 रजिस्ट्रियां हुई। इसी दौरान सरकार ने भी अधिसूचना की अवधि के दौरान ही 1 दर्जन से अधिक कंपनियों को ग्रुप हाउसिंग स्कीम के तहत लाइसेंस दे दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मानेसर लैंडस्केप के मामले को लेकर के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में गए थे। हाईकोर्ट ने शुक्रवार यानी आज 7 नवंबर को सुनवाई के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा की याचिका खारिज कर दी और इसके साथ ही अब पंचकुला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सीबीआई पहले इस मामले में कोर्ट में चालान दाखिल कर चुकी है। हाईकोर्ट से जब आज राहत नहीं मिली है तो अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत ही आरोप तय करेगी और इसके बाद ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी। सीबीआई ने अपनी जांच में कई तरह के अनियमितताओं का हवाला देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री सहित अन्य सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। हम आपको यह भी बता दें कि मानेसर भूमि घोटाले की जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि 2007 में तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार द्वारा अधिग्रहण प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला दुर्भावनापूर्ण था और इसे धोखाधड़ी की श्रेणी में माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बिचौलियों द्वारा कमाए गए अनुचित लाभ की जांच करने और राज्य सरकार को एक एक पाई वसूलने का निर्देश दिया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की याचिका क्या थी वह हम आपको बता देते हैं। हुड्डा ने पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें मामले की सुनवाई स्थगित करने की
हुड्डा की याचिका खारिज कर दी गई थी। इससे उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का रास्ता साफ हो गया था। हुड्डा की ओर से दायर याचिका में विशेष सीबीआई अदालत के 19 सितंबर 2025 को पारित आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। सीबीआई अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी और अगली सुनवाई पर आरोप तय करने का निर्देश दिया था। इसी को चुनौती देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाईकोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वकीलों ने तर्क दिया कि निचली अदालत का आरोप तय करने का फैसला अवैध था, गलत था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सह आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई रोक दी थी। इसलिए अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करना मुकदमे को अलग अलग हिस्सों में बांटने के समान होगा और गलत होगा। ये तर्क दिए गए थे। हुड्डा की ओर से पेश वकीलों ने तर्क दिया था कि विशेष अदालत ने उनकी अर्जी केवल इस आधार पर खारिज की थी कि सर्वोच्च न्यायालय ने केवल उन आरोपियों की कार्रवाई पर रोक लगाई है जिन्होंने विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई पूर्व अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है, जो विशेष सीबीआई अदालत में लंबित है। दोस्तों, मानेसर भूमि घोटाले की एक लंबी कहानी है। हम ये नहीं कहते कि इस मामले में किस किस के हाथ काले हुए, लेकिन ये बात सच है कि हाथ काले जरूर हुए। इस मामले में हम आपको यह भी बता दें कि सरकार की जो मुआवजा राशि थी वह बेहद कम थी और बिल्डर जो है अधिक कीमत पर किसानों से ज़मीनें खरीद रहे थे। जैसा कि आप जानते हो कि शाम को कुछ भाव और सुबह कुछ भाव, एक दौर ऐसा था कि सोमवार को कुछ और मंगलवार को कुछ, यानी सप्ताह के 7 दिन भी तेजी से ज़मीनों के भाव बदल रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में किसानों को भी लगा कि अधिक से अधिक जो है पैसा बिल्डरों से वसूला जा सकता है अगर सरकार उनकी ज़मीन को अधिग्रहण से मुक्त कर दे। लेकिन सरकार ने किसानों को लाभ देने के बजाय जब बिल्डरों ने सौदागिरी कर ली तब जाकर के इस जमीन को अधिग्रहण से मुक्त किया। हो सकता है किसी किसान को भी इसका लाभ मिला हो, ये पूरा जांच का विषय है। लेकिन उस दौर की हम आपको ये बता दें कि जब सरकार सेक्शन 4 का नोटिस जारी करती थी तो हड़कंप मच जाता था। लगता था कि जमीन गई और औने पौने दाम में अब मुआवजा राशि किसान को लेनी पड़ेगी। इसी परिस्थितियों में पटवारियों का खेल शुरू होता है, जो हम बता रहे हैं कि अरबपति पटवारी। उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार की तरफ से कहा जाता, जिनकी जमीन पर अधिग्रहण पूर्व मकान बने हुए उनकी जमीन छोड़ दी जाएगी, यानी उनके बने हुए एरिया को छोड़ दिया जाएगा, यानी मकान का हिस्सा छोड़ दिया जाएगा और उसे अधिग्रहण से मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी की खाली जमीन है तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा। यहीं पर पटवारियों का खेल शुरू हुआ। और इस खेल में पटवारी क्यों, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी शामिल थे, बड़े बड़े हम ये कहें भूमाफिया शामिल थे, बड़े बड़े सौदेबाज शामिल थे। खेल कुछ ऐसे होता था कि जिसका प्लाट, मान लीजिए पटवारी ने कहा कि ये आधा एकड़ जमीन खाली है और अगर किसी का बना हुआ था तो पटवारी उससे भी पैसा लेता था, बने हुए से भी पैसा इस बात का लेता था कि तुम्हारा प्लाट खाली दिखा दिया जाएगा वरना पैसे दे दीजिए। तो पैसे देने पड़ते थे प्लाट को, तब जाकर के पटवारी उसको बना हुआ दिखाता था और तब जाकर के उसको भूमि अधिग्रहण से मुक्ति मिलती थी। इसी तरह पटवारियों ने जो सबसे ज़्यादा काली कमाई की वह ये की कि खाली प्लाट में बना हुआ मकान दिखाया गया और उसको अधिग्रहण से मुक्त कर दिया गया। मौके की जमीन का पता था कि कहाँ बाजार भाव तेज हो सकता है, कहाँ की जमीन कमर्शियल हो सकती है, कहाँ की जमीन मोटा पैसा दे सकती है। इस तरह की जमीनों को चुन चुन करके पटवारियों के माध्यम से भूमाफियाओं ने खरीदा, बिल्डरों ने खरीदा, प्रॉपर्टी डीलरों ने उस दौर में खेल किया। जो आप आम बोलचाल में जिनको कहते हैं ना कि सोने की मोटी मोटी चैन पहन करके घूमते हैं, जो बिल्कुल जो हम कहते हैं भूमाफिया। सारे बिल्डर एक जैसे नहीं हैं, सारे प्रॉपर्टी डीलर एक जैसे नहीं है, बहुत सारे नेक नियत से अच्छा काम कर रहे हैं, कमीशन तक सीमित है, लेकिन ज़्यादातर का काम काली कमाई करना है, चोर दरवाजे से काली कमाई करना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में उस समय ऐसा ही हुआ था। अब हम आपको बताते हैं कि बाद में जब भाजपा सरकार आई तब क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसी तरह गुरुग्राम लूटा गया है जिस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में लूटा गया था। हम ये जरूर कह सकते हैं कि भूमि अधिग्रहण पर ब्रेक लगा है। जिस तरह पहले भूमि अधिग्रहण होता था उस तरह भूमि अधिग्रहण नहीं हो रहा है। लेकिन सीएलयू का खेल, उस समय बिल्डर सीएलयू लेकर के आते थे, वही जो किसानों से खरीद कर सीएलयू लेकर आए, कोई रेजिडेंशियल की लेकर के आया, कोई कमर्शियल की लेकर के आया। और उसी तरह जो सीएलयू का खेल हुआ था वो रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के हुआ था। मानेसर की बेशकीमती जमीन सिकोपुर गांव की भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में ही उसकी सीएलयू हुई थी और रॉबर्ट वाड्रा भी उसका खामियाजा अभी भुगत रहे हैं। बेशक चाहे नियमों को ताक पर रखकर काम नहीं किया गया हो, लेकिन 1 रुपये की चीज़ अगर बहुत जल्दी 5 रुपये की हो रही है तो खेल तो काला ही कहा जाएगा, उसे सफ़ेद खेल नहीं कहा जा सकता। और काला खेल बिना सरकार की मदद के नहीं हो सकता। तो हम आपको बता रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में जो कुछ पटवारी, सारे नहीं, कुछ पटवारी
करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति बन गए। करोड़पति शब्द कह करके हम उनका अपमान नहीं कर रहे। अगर आज उनकी संपत्ति की जांच करवाई जाए तो एक एक पटवारी कटघरे में खड़ा हो जाएगा। जो उस समय इस भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से जुड़े हुए थे, अगर उनकी जांच हो जाए तो सबके पास आय से अधिक संपत्ति मिलेगी। थोड़ी बहुत नहीं, आय से कई गुना अधिक संपत्ति मिलेगी। तो अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस मामले में दोषी नहीं है। जो आईएएस अफसर थे उस समय के, जो ताकतवर आईएएस अफसर थे, उन लोगों ने ज़्यादा जो है इस मामले में हाथ रंगे हैं। अधिकारियों ने नेताओं को सही तस्वीर नहीं दिखाई। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तब भी गलत थी, अब भी गलत है। अब भी आज तक ये तय नहीं हुआ है कि किस कॉलोनी को पास किया जाएगा, किसको फेल किया जाएगा। आज तक भी ये पास नहीं है कि आप ये दीनदयाल आवास योजनाएं लेकर के आए थे, इसमें क्या भाव है, ये क्या आम दीनदयाल के लिए है, क्या ये आम आदमी के लिए है, इनके भाव जा करके देख लीजिए। आज दीनदयाल आवास योजना भी वैसी बन गई है जैसी कभी बिल्डर लाइसेंस लेकर के आते थे। पूरा का पूरा काला खेल है। इस विषय में विस्तार से फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि किसी भी सरकार में ना अधिकारी दूध के दूल्हे हैं, ना बिल्डर दूध के दूल्हे हैं, और ना ही पटवारी दूध के दूल्हे हैं। ये पूरा खेल चला आ रहा है, तब भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। किसी की गर्दन पर सरकार शिकंजा कस देती है क्योंकि सरकार ताकतवर है, किसी की गर्दन पर शिकंजा ढीला छोड़ देती है, वो खुले मैदान में घूम रहे हैं। आप जानते हैं अभी थोड़े दिन पहले राव नरेंद्र की, कांग्रेस के अध्यक्ष की सीडी जारी हुई थी, उसको भी आप सुन करके आपको लग जाएगा कि किस तरह सौदागिरी होती थी। सौदागिरी आज भी होती है, सौदागिरी बंद नहीं हुई है। इसके एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं। दोस्तों, मानेसर भूमि घोटाले का पूरा सच जानना है तो मानेसर तक सीमित रखने की जरूरत नहीं है इसे, और पूरी की पूरी पॉलिसी, पूरी की पूरी नीति दोबारा से बनाने की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता किसी गांव का बल निकालने के लिए आप उसको औद्योगिक जमीन घोषित कर दो, किसी गांव का बल निकालना है उसके लिए कृषि जमीन घोषित कर दो, किसी गांव को इनाम देना है तो उसकी जमीन को रेजिडेंशियल जोन साबित कर दो, कहीं से सड़क निकालनी है, किसी की जमीन कीमती करनी है तो वहां से सड़क निकाल दो। आपको पता है आज सुनियोजित विकास हो रहा है? नहीं हो रहा है। वह सुनियोजित विकास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि किसानों को जमीन बिक्री के अधिकार ही नहीं दिए गए हैं। सेक्शन 7A कंट्रोल एरिया, पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है। उसके बाद भी कहीं अवैध कॉलोनियों का विकास रुका है? देख रहे हो किस तरह धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां कट रही है, किस तरह काला खेल खेला जा रहा है। सरकार की आंखों के आगे सरकार के ही आदमी, सरकारी आदमी ये पूरा पूरा खेल कर रहे हैं, लेकिन कोई इस खेल को रोकने वाला नहीं है। आम गरीब आदमी को यह भी नहीं पता कि वह मास्टर प्लान में कहाँ खड़ा है। आप रेवाड़ी का फाइनल मास्टर प्लान निकाल करके देख लीजिए, कंप्यूटर पर जो आपकी साइट में नजर आएगा वह जमीन पर नजर नहीं आएगा। अब जिन कॉलोनियों को सरकार पास कर रही है उन कॉलोनियों को उठा करके देख लीजिए, सड़क के साथ लगते हुए प्लाट हैं, उनको रोक लिया गया है, वो पास नहीं हो रहे हैं। यानी कि जिन्होंने सड़क के किनारे मकान बना रखे थे उनको अधर में लटका छोड़ दिया गया है, और वो प्लाट जिस दिन किसी भूमाफिया के पास जाएंगे उस दिन उनको पास किया जाएगा, उनको तोड़ा नहीं जाएगा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि किसी का मकान तोड़ दिया जाए, किसी की दुकान तोड़ दी जाए। सरकार को एक सरल सी नीति बनानी थी, जिसका मकान दुकान लिया जाएगा उसको पुनर्वास के रूप में जमीन भी दी जाएगी, मकान भी दिया जाएगा। विकसित जमीन थोड़ी दी जा सकती है, कमर्शियल साइट के बदले में 25% दी जा सकती है, वो आवासीय साइट के बदले में आधी दी जा सकती है। मैं कोई नीति निर्धारक नहीं हूँ, ऐसी कोई नीति बनाई जा सकती है, लोगों को डराना बंद किया जा सकता है, लेकिन आज तक भी लोगों को डराया जाता रहा है। और भूमाफिया पहले भी वैसे ही काम कर रहा था, आज भी वैसे ही काम कर रहा है। किसी भी शहर में जाइए, रेवाड़ी, गुड़गांव, मानेसर, कहाँ जाएंगे, हर जगह अवैध कॉलोनियां विकसित हो रही है, और किसान इन अवैध कॉलोनियों को विकसित नहीं कर रहा है। किसान अगर बेचना चाहता है तो उस पर डंडा टिकता है, और किसान से जब बिल्डर जमीन खरीद लेता है और वो अवैध कॉलोनी काटता है तो उसको इनाम मिलता है। यही खेल चल रहा है। दोस्तों, देखते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मामले का अब क्या होगा। इतनी उम्मीद जरूर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ेंगी। सरकारी शिकंजा कस चुका है, सीबीआई के स्पेशल कोर्ट आरोप पत्र तय करेगी। क्या होगा इस विषय में आगे बात करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में अच्छा नहीं हुआ था, जमीनों के मामले में अच्छा नहीं हुआ था। एक बड़ा भूमाफिया पनपा था जो आज भी उसी तरह मलाई की तलाश में रहता है, कब दाव लगे और कब मलाई खाए। दोस्तों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।